नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज दुर्ग। मौलिक अधिकारों पर हमारी चर्चा पूरी हो चुकी है। फिर मुझे लगा मुझे कुछ स्पष्टीकरण, खासकर उन अनुच्छेदों के बारे में जिनमें कोई स्पष्ट मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि उसके क्रियान्वयन से संबंधित है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कुछ मिनटों में और हो जाए। अनुच्छेद 12 और 13 जो भाग 3 जिससे शुरू होता है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 12 और 13, इसके बारे में पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा विस्तार से चर्चा की थी। आते हैं अनुच्छेद हम 31 और 32, 33, 34 और 35। अनुच्छेद 31 थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो हमारा मौलिक अधिकार था, और संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अनुच्छेद 31 से हटा करके इसी संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ा गया और अनुच्छेद 300 क में उसे स्थान दिया गया। तो अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार हमारा अनुच्छेद 31 के अलावा 19F में भी था। तो 19F और 31 से हटा करके इसको 300 क में स्थान दिया गया। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट है। अब इसके बारे में वो अच्छे बड़े संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप की किताब में ये बताते हैं कि यह विधिक अधिकार हो जाने से केवल मौलिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन इसका कानूनी बल बहुत अभी भी है, महत्वपूर्ण है, और कार्यपालिका के अधिकार पर एक प्रकार का अंकुश है कि अगर संपत्ति का समायोजन किया जाता है, किसी का संपत्ति किसी से ली जाती है, तो बिना युक्ति युक्तकरण और बिना विधि सम्मत तरीके से नहीं ली जाएगी और उसका उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। यह केवल जैसा मौलिक अधिकारों में होता है कि भाग 13 क्या कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, तो कानून बनाने की शक्ति को भाग 3 के प्रावधानों के साथ संयुक्त किया गया है। तो यह संयुक्तता ही असल में हमारा मौलिक अधिकार है। तो भाग 3 से हटा के भाग 12 में रखने से जो संसद की कानून बनाने की शक्ति थी संपत्ति के बारे में, उसको संरक्षण दे दिया गया कि अब इस आधार पर आप कोर्ट नहीं जा सकते कि संपत्ति के बारे में ऐसा कोई कानून बना रहे हैं जो भाग 3 ने को शून्य करता हो। तो अब ये भाग 3 का हिस्सा नहीं है, भाग 12 का हिस्सा होने से संसद इस पर कानून बना सकती है और उसको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो भाग 13 में, बल्कि संविधान के मौलिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसके आधार पर संविधान का, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनरावलोकन का उसका जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो यथावत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यक्तिगत अधिकार और शासन के अधिकार के बीच में बहुत सुंदर संतुलन बनाया है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन ने, जुडिशियल काउंसिल ने इसको और अधिक मजबूत किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे मौलिक अधिकार राज्य के कानून बनाने की शक्ति से पूरी तरह खत्म हो गए, ये उतने ही मजबूत हैं और राज्य को कानून बनाने की शक्ति भी छीड़ नहीं, मतलब बहुत सुंदर संतुलन स्थापित किया गया। अब अनुच्छेद 31 में ही अनुच्छेद 31 क, ख और ग है। इसमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूरी है कि अनुच्छेद 31 क और ख पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अनुच्छेद 31 क संपत्ति के बारे में कानून बनाने की संसद के अधिकार को संरक्षित करता है, खास करके उस समय जब भूमि सुधार कानून लागू किए जाने थे, बाद में जमींदारी उन्मूलन हुआ, जो भूमि सुधार वगैरह के कानून थे उसमें संपत्ति का अधिकार कहीं आड़े ना आए। संपत्ति का अधिकार हटाया तो गया कब? 1978 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन संपत्ति का अधिकार तब था और वह कहीं कोई बाधा न बने भूमि सुधार कानूनों को लागू करने के लिए, इसलिए अनुच्छेद 31 का इनकॉर्पोरेट किया गया। और अनुच्छेद 31 ख संविधान में नवी अनुसूची होता है और 31 ख के तहत जो संविधान की नवी अनुसूची में जो कानून, ज्यादातर भूमि सुधार कानून ही है उसमें, तो भूमि सुधार कानून नवी अनुसूची में डाल देने से उसको इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये भाग 3 का संरक्षण इनको प्राप्त है। तो यह एक प्रकार का जो भूमि सुधार कानूनों को की दृष्टि से यह किया गया। तो भाग 31 क और 31 ख, 31 क 25वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो जिसने नैसर्गिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता देने का प्रयत्न किया गया था 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसके बाद के संविधान संशोधन जो 42वें संविधान संशोधन में आए, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद जो 39
BOC का प्रोटेक्शन था उसको उस हद तक सीमित किया गया, और बाद में मिनर्वा मिल्स मामले के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने उसको और भी सीमित कर दिया। जैसा कि सुभाष कश्यप साहब लिखते हैं कि यह अभी भी भाग 31 ग संविधान का हिस्सा है। मैं उन्हीं की किताब से आपको उस पोर्शन को पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखता है। अनुच्छेद 31 का निरसन होने पर भी अनुच्छेद 31 क, अनुच्छेद 31 ख और अनुच्छेद 31 ग अभी भी मूल अधिकारों का अंग है। उनका आशय संपदाओं आदि का बंद करने वाली कुछ विधियों को व्यावृत्ति प्रदान करता है, यानी कि उनको संरक्षण प्रदान करता है, ताकि उन पर अनुच्छेद 14 तथा 19 से असंगत होने के आधार पर आपत्ति न हो और उन्हें अवैध न ठहराया जा सके। तो अनुच्छेद 31 क, 31 ख और 31 ग इट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का हिस्सा अभी भी है। अब अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त है, और अनुच्छेद 32 में आपको बताया था कि हैबियस कार्पस HMPCQ, हैबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और क्वो वारंटो। इसमें PC शब्द याद रखिएगा, क्योंकि PC शब्द जो है प्रोहिबिशन और सर्टियरी, यह अपेक्स कोर्ट लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट जारी करता है। बाकी जो रिट्स हैं वो सभी के विरुद्ध जारी होती हैं। यह न्यायिक और न्यायिक कल्प अधिकारियों से संबंधित है, कि जो न्यायिक और न्यायिक कल्प अधिकारी, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इस बारे में समझाया था, तो न्यायिक और न्यायिक कल्प अधिकारियों के बारे में ही इस पर रिट जारी होती है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद जो 32 के बाद आता है अनुच्छेद 33, वो से है पैरामिलिट्री फोर्सेज और फोर्सेज के लोगों को भाग 3 का जो संरक्षण है उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी बहुत संक्षिप्त में बहुत सुंदर भाषा में लिखा है। उसको ही हम आपको सुना देते हैं, पर 2-3 लाइन बहुत प्यारी सी लाइन उन्होंने की है आदरणीय सुभाष कश्यप साहब ने। अनुच्छेद 33 कर्तव्यों के निर्वहन तथा अनुशासन बनाए रखने के हित में संसद को मूल अधिकारों को सशस्त्र बलों, मेंशनेबल है, सशस्त्र बलों, लोक व्यवस्था को बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों, आसूचना कार्यों आदि पर लागू होने में उपांतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। किसको? संसद को। अनुच्छेद 33। तो क्योंकि इनको अगर लाइफ टू लाइफ वगैरह का, लेकिन इससे इनकी पूरी तरह इसको कोर्ट जाने से नहीं रुकते, उसके बाद भी कोर्ट मार्शल वगैरह के बाद भी लोग कोर्ट जाते हैं। हालांकि यही अनुच्छेद ये कहता है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा रिट का अधिकार भी निरस्त किया जा सकता है। तो इस पर पार्लियामेंट की पावर काफ़ी मजबूत है अनुच्छेद 33 के ऊपर, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जुडिशियल फंडामेंटल राइट के संदर्भ में। अनुच्छेद 34 जो है वह उस क्षेत्र के लिए जहाँ पर कोई मिलिट्री रूल लागू है, उस क्षेत्र पर फंडामेंटल राइट को के संदर्भ में है। इसके लिए क्या है? संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के किए गए किसी कार्य के लिए व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकेगी। इसके बारे में भी उस जहाँ पर मिलिट्री रूल लागू है वहाँ पर सेना के जो कानून लागू हैं, संसद को अधिकारिता उसमें मिलती है। और 35 भी क्या कहता है? अनुच्छेद 35 के में प्रावधान है कतिपय विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कतिपय विशेष मूल अधिकारों को अगर प्रभावी बनाना है तो उसके लिए विधायन की शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। तो यह जो अनुच्छेद 32, 33, 34, 35, अनुच्छेद 12 और 13, ये 12 और 13 में तो परिभाषाएं हैं। ये बताएगा क्या 12 में परिभाषा है और 13 प्रोटेक्शन प्रदान करता है, राज्य की विधायन की सीमा को सीमित करता है, उसकी परिधि निर्धारित करता है, और 33, 34, 35 उसके क्रियान्वयन के बारे में। अब राज्य की कानून बनाने की शक्ति कहीं पर भी मौलिक अधिकारों की वजह से छीण नहीं होती है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकार और सामाजिक अधिकारों और सामुदायिक अधिकारों के बीच में, माने राइट ऑफ द नेशन, राइट ऑफ द कलेक्टिव पीपल एंड राइट ऑफ द इंडिविजुअल, इसके बीच में बहुत ही सुंदर संतुलन बनाता है हमारे मौलिक अधिकार के विभिन्न प्रावधान। जैसे अनुच्छेद 15 क्या कहता है? विभेद का निषेध,
लेकिन अनुच्छेद 13 और 14 बताता है कि विधि का समान संरक्षण हो सकता है, किन्हीं वर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को उस बारे में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। उसी प्रकार समाज के पिछड़े वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, लेकिन ये प्रावधान कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार के ऊपर नहीं आते। तो दोनों में बहुत सुंदर संतुलन है, व्यक्ति के मौलिक अधिकार और राज्य की विधायन शक्ति के बीच में बहुत सुंदर संतुलन है। उम्मीद है कि आपको ये स्पष्टीकरण या इस तरह तो इसकी व्याख्या से कुछ लाभ हुआ होगा। धन्यवाद। 31 मैं पुनः दोहरा देता हूँ, 31 क ख नवीन सूची और ग निदेशक सिद्धांतों के बारे में। धन्यवाद।